हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। एंड जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से नंबर बता देती हूँ 8638008832। ठीक है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर फॉर जोरावर क्लासेस। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लर्नड इन वन सिचुएशन टू अ डिफरेंट सिचुएशन कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। ठीक है, कि जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी कि जो अमूर्त ज्ञान आपने अभी अभी सीखा है, मतलब सीख लिया है पहले, और उसको आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे उसको यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नेगेटिव ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखो नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक सिंपल लर्निंग, अगर एक जगह की लर्निंग दूसरे में कोई हेल्प नहीं कर रही है बल्कि वहां पर वो नेगेटिव चीजें कर रही है, यानी कि वो अड़चन डाल रही है उस नई चीज को सीखने में, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। अगर न्यूट्रल है, कुछ नहीं हो रहा है, ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, ना हम कर पा, मतलब उस चीज का पहले वाली सीखी गई चीज का ना इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट है ना पॉजिटिव है, तो वो जीरो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यानी कि हम ए और सी ऑप्शन तो काट ही देते हैं। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते। अब पॉजिटिव ट्रांसफर आप लोगों को सबको पता है कि अगर एक जगह की लर्निंग जो है दूसरे जगह की लर्निंग में अगर हेल्प करती है आपको, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होती है। यहाँ पर हालांकि पॉजिटिव ट्रांसफर आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो ये जो ये हाई रोड जीरो ट्रांसफर, दिस इज द राइट आंसर। ये भी एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। लो रोड ट्रांसफर, आई मीन लो रोड टू ट्रांसफर या हाई रोड टू ट्रांसफर, ये दो टाइप ऑफ लर्निंग होती है। देखो जो लो रोड ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उसमें बेसिकली हम प्रैक्टिस जो करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू जो हम सीख के किसी और सिचुएशन में करते हैं उस चीज को अप्लाई। सपोज आपने कोई चीज सीखी बहुत सारी ड्रिल और प्रैक्टिस के साथ, अब आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि जब कोई नई चीज सामने आई तो आपको प्रैक्टिस याद आ गई तो आपने अप्लाई कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड लो रोड ट्रांसफर। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को लर्न करते हैं, यानी कि सीखते हैं अमूर्त ज्ञान को और उसको फिर दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफर। और बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल लर्निंग एंड ऑल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो था वो पर्टिकुलर, इसीलिए इन्होंने शायद पॉजिटिव ट्रांसफर का भी मतलब ऑप्शन नहीं दिया आपको। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टैड रेफर्स टू। ठीक है, तो भाई कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती हैं बहुत सारी, तो उसमें से ये STAD क्या होता है ये बताना है। स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीजन। ठीक है, तो आई होप कि आंसर कुछ लोगों को पता होगा, शायद सबको नहीं पता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तुक्का भी मारते ना, तो मतलब टीम वाले में ही मारते ऑब्वियसली। तो ये होता है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं डिफरेंट एबिलिटीज के, मतलब एक ही ग्रुप में जो है बहुत सारे तरह तरह के बच्चे आते हैं और फिर एक गोल होता है, एक टारगेट सेट होता है और उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं हर एक ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फुल फॉर्म होगी स्टैड की, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू कंडीशनिंग एंड न्यूट्रल स्टिमुलस एक्वायर्स द पावर ऑफ रीइंफोर्सर। ये कहते हैं कि आप कंडीशनिंग कराकर, ठीक है, यानी कि आप कंडीशनिंग को क्या कहेंगे हिंदी में, एक बार देख लेना। कंडीशनिंग कराकर जो है आप एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब आपने उसको एक रीइंफोर्सर बना दिया है। तो ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है ये किस तरह का रीइंफोर्सर बनता है ये आपको बताना है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स आपने पढ़े होंगे। प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होता है, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बेसिकली नेचुरल आपका रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है। सपोज आपने खाना देखा और आपके मुंह में पानी आ गया, वे बी योर फेवरेट फूड, सपोज कि मेरी जैसे काजू कतली मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों में से किसी को पसंद होगी। देखते ही मुंह में पानी नहीं, मतलब एक हो जाता है ना, हो जाता है कि हाँ भाई अब तो भाई ये चाहिए काजू कतली, कोई भी ऐसा इंस्टिंक्ट हो जाता है। तो ये आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो आपके एनवायरमेंट में स्टिमुलस को देखते ही अपने आप ही आपके अंदर जागृत हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेकेंडरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी जब आप इन प्राइमरी के साथ आप किसी चीज को वो कर देते हैं, पेयर अप कर देते हैं। सपोज मैंने काजू कतली देखी, ठीक है, उसके बाद मैं अगर काजू कतली खाना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन जिसके पास काजू कतली थी उसने बोला ठीक है आप मेरे लिए पोएम पढ़कर सुनाइए तब मैं आपको काजू कतली दूंगा। ठीक है, अब उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन ऐसे ही किया कि मैं एक पोएम पढ़ूंगी और मुझे काजू कतली देगा या देगी, जो भी होगा। ठीक है, तो मतलब मैं
अब जब जैसे ही बुक को देखूंगी तो मुझे काजू कतली की याद आएगी, नहीं सॉरी पोएम को पढ़ूंगी तो मेरे को काजू कतली की याद आएगी कि नहीं भाई पोएम पढ़ के सुनाऊंगी तो काजू कतली मिलेगी। तो ये काजू कतली तो आपकी प्राइमरी रिइंफोर्सर है ना। और अगर हम कहें पोएम पढ़ना जो मेरे लिए क्या होगा, सेकेंडरी रिइंफोर्सर होगा, यानी कि कंडीशनिंग के थ्रू मुझे ये पेयर अप करा दिया गया प्राइमरी रिइंफोर्सर के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रिइंफोर्सर। ठीक है भाई, न्यूट्रल तो रह ही नहीं जाएगा ना, न्यूट्रल तो वो होता है जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। अब मैं पोएम सुना रही हूँ, काजू कतली खा रही हूँ, लेकिन साइड में मेरे को किसी ने साइकिलिंग के बारे में बता दिया, तो साइकिलिंग से मुझे काजू कतली थोड़ी ना याद आएगी कि मुझे काजू कतली मिलेगी या जो भी है। ठीक है, तो वो एक न्यूट्रल इन्फोर्सर होगा, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी है की बात हो रही है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आप कंडीशनिंग करा के एक न्यूट्रल स्टिमुलस को भी, यानी कि पोएम पढ़ना एक न्यूट्रल स्टिमुलस था मेरे लिए, या पोएम जो थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन अब मैंने क्योंकि उसको पेयर अप हो गया है वो काजू कतली के साथ, तो इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी रिइंफोर्सर कहलाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल था, है ना, खुद बनाया हुआ और कुछ नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए वियर्ड भी हो सकता है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट है बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट इज नोन एज। ठीक है, इंटरेक्शन में ये नहीं आएगा, तो स्कीम बिल्डअप करना, डायरेक्ट इंटरेक्शन करना एनवायरमेंट के साथ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जब आप स्कीम्स बनाते रहते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर जब करते हैं एनवायरमेंट के साथ, यानी कि वातावरण के साथ जब आप प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया करते हैं, तो क्या डेवलप होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, इक्विलिब्रेशन है, अडेप्टेशन है, या ईगो सेंट्रिसिज्म है? ठीक है, तो बताइए फटाफट क्या आएगा इसका आंसर, है ना। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अडेप्टेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों के ही थ्रू जो है हम स्कीम्स डेवलप करते हैं। एसिमिलेशन में हम स्कीम्स को एडजस्ट करते हैं और एकोमोडेशन में हम नई स्कीम्स डेवलप करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है अडेप्टेशन के अंडर आता है, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा? अडेप्टेशन। ओके, यानी कि अनुकूलन। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ एन एडोलेसेंट, एवरीवन नोटिस्ड दैट आई वॉर दिस शर्ट ट्वाइस अ वीक। ठीक है, अब मान लीजिए आप में से भी कुछ लोग अभी एडोलेसेंट्स की एज से गुजरे होंगे, या फिर कुछ होंगे 20-21 के भी बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, है ना। हम तो अब खैर बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है, जब आप टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, जब आपने एक शर्ट को जो है 3 हफ्ते में 4 बार पहन लिया है, 2 बार पहन लिया है ना, मतलब तो फिर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि नहीं यार, मैं तो कल भी यही पहन के गया था, मैं तो कल भी यही पहन के गई थी, अब पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, इसके पास क्या 2 ही शर्ट है, इसके पास क्या 1 ही शर्ट है, मतलब वो वाली चीजें। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। हिज अवेयरनेस है, हिज और हर अवेयरनेस की भाई वो बहुत अवेयर है इस चीज के बारे में, या फिर इमेजिनरी ऑडियंस को, इमेजिनरी ऑडियंस है, काल्पनिक श्रोता या दर्शक का काम है, वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है वो अपना, ठीक है, आत्मनियमन कर रहा है सोच के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पियाजे ने बोला था दिस इज द पार्ट ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस। जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे सामने एक दर्शक मौजूद है, अगर हम इसको पहन के जाएंगे, भले ही कोई नोटिस ना कर रहा हो, भले कोई कुछ भी ना कहे, लेकिन हम सोच रहे हैं क्योंकि लोग कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे इससे इफेक्ट पड़ रहा है। भले ही किसी ने कहा नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं कि भाई उसने सोचा होगा कि इसने 2 बार पहन ली ये शर्ट। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, कि एक ऑडियंस हमेशा प्रेजेंट होती है, वो इमेजिन करते रहते हैं कि नहीं ये प्रेजेंट ही है मेरे सामने। नेक्स्ट है कॉग्निशन अबाउट वंस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन बी टर्म्ड एज, तो संज्ञान के बारे में संज्ञान या सोचने के बारे में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी कह सकते हैं। एक और चीज अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो दिस इज कॉल्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप दोबारा सोच रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को रिकॉग्निशन बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, या फिर परसेप्शन बोलते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाकॉग्निशन। ये इसमें मेटा संज्ञान लिखा हुआ है, बट इसकी एक पर्टिकुलर हिंदी टर्म होती है, मुझे नहीं पता है, आप लोग आपस में डिस्कस कर लिया करो। तो मेटाकॉग्निशन द वर्ड अबाउट थिंकिंग या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ये क्या कहा जाता है बेसिकली कि जब आप अपनी थिंकिंग पे ही रीथिंकिंग करते हो, मतलब आपने ऐसा सोचा तो आपने क्यों सोचा, आपकी सोच के क्या गलत या क्या नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एवरीवन, मतलब सबको मेटाकॉग्निटिवली थिंकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है यू हैव इंट्रोड्यूस वीकली क्विज इन योर क्लास टू असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, you are using which schedule of reinforcement? So there are various schedules of reinforcement, है ना, बहुत सारे reinforcement के schedules होते हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से ये कौन सा है। एक है फिक्स्ड रेशो, एक है वेरिएबल रेशो, एक है फिक्स्ड इंटरवल एंड एक है वेरिएबल इंटरवल। अब देखो हो क्या रहा है कि वीकली क्विज हो रहा है, यानी कि वीक में एक बार हो रहा है, भले ही वो फ्राइडे को हो रहा हो, जैसे हमारा फ्राइडे टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये वीकली है। ओके,
ये वीकली है। क्या ये फिक्स है? यस इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यानी कि फिक्स में से ही होगा, वेरिएबल तो होगा नहीं, क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है। वेरी का मतलब होता है कि कभी आप मंडे को टेस्ट ले रहे हो, कभी आप ट्यूसडे को टेस्ट ले रहे हो, कभी आप संडे को टेस्ट ले रहे हो, है ना, मतलब कुछ भी वो नहीं है, फिक्स नहीं है। आपने कोई फिक्स नहीं किया है, आप कभी भी चाहे आप टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ये वेरिएबिलिटी होगी या फिर वेरिएबल बोलेंगे, तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके कट गए। अब क्योंकि फिक्स है, अब फिक्स में क्या है, आपका रिस्पॉन्स फिक्स है या फिर आपका टाइम फिक्स है? आपका टाइम फिक्स है कि आप वीकली करेंगे, तो दैट इज इंटरवल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेशो नहीं होगा, रेशो होगा जब आप फिक्स्ड आपके रिस्पॉन्स है कि सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद आप रीइंफोर्समेंट देंगे, लेकिन ये जो है एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स अंतराल के अंदर आता है, फिक्स्ड इंटरवल के अंदर आता है। ये रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल्स आपको ध्यान से समझ में नहीं आएंगे, ये जब कंटेंट पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर करेंगे कि कैसे ये स्केड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है, और इनके एग्जाम्पल बहुत बनते हैं, है ना। इनके बारे में खुद भी थोड़ा सा पढ़ो, और खैर कंटेंट आएगा तब आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द व्यू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ फॉर सेल्फ गाइडेंस वॉज गिवन बाय। भाई बच्चे जो है अपने आप से बात करते हैं सेल्फ गाइडेंस के लिए, ये किसने बोला था, ये किसकी सोच है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पियाजे, वेगोत्स्की, फ्राइड एंड ब्रोन फैन ब्रेनर। ठीक है, बहुत लंबा नाम है स्टिल। तो एक पर्टिकुलर टर्म इन्होंने यूज की थी, प्राइवेट स्पीच, जो बाद में बन जाती है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, क्योंकि बाद में ये हम अंदर ही अंदर बात करते हैं, सबको सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है 3, 4, 5 साल का, तो वो अपने आप से बहुत जोर लाउड बात करता है, तो उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और ये सेल्फ गाइडेंस में हेल्प करती है, उसको खुद से आत्मनियमन में हेल्प करती है। ये किसने बोला था? ये बोला था वेगोत्स्की ने। ठीक है, जिसको पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग का नाम दिया था। अब ये भी बता देती हूँ, कनेक्टिव, हाँ 1 मिनट, सॉरी गाइस थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, घर में किसी ने बुला लिया था। ओके, तो कलेक्टिव मोनोलॉग का नाम दिया था। ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग बोला था पियाजे ने कि कुछ हेल्प नहीं करती है, कोई रोल नहीं है, बस एक इगोसेंट्रिक स्पीच है। लेकिन पियाजे वेगोत्स्की थे, वो कहते थे प्राइवेट स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सेल्फ गाइडेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो किसी बिहेवियर को जो है आप रिपीट करेंगे उस रिइंफोर्समेंट को मिलने के बाद, वो होता है किसी भी डिजायर्ड बिहेवियर को। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को रिमूव कर देता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन जो आपको अनप्लीजेंट लगती है, आप रिमूव करना चाहते हैं, इसीलिए आप वो बिहेवियर करते हैं, तो वो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो ये मैंने काफी पहले भी डिस्कस किया था। तो इसमें से बताना है कि क्या सही नहीं है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, तो ऑब्वियसली डिजायरेबल बिहेवियर तो बढ़ाएगा ही, है ना, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अनप्लीजेंट कोई चीज है वो रिमूव हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर आप चाहते हैं वो करेगा। नॉट सिमिलर टू पनिशमेंट, बिल्कुल सही है, पनिशमेंट नहीं होती है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इसमें हम किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन का रिमूवल कर देते हैं। इट नेवर इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, तो ये गलत होगा भाई, डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ाने के लिए ही तो ये होता है। इट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, ऑफकोर्स इट कैन बी यूज फॉर CWSN स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये कभी इंक्रीज ही नहीं करता है इस बिहेवियर को, ये इसका ऑप्शन होगा। ओके, आज के क्वेश्चन आई थिंक अच्छे हैं, है ना, टाइपिस्ट टाइप कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, 2 स्टूडेंट्स A and B वर टेस्टेड इज स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट। ठीक है भाई, 2 बच्चे का, एक A है और एक B है, उनका IQ टेस्ट हुआ, तो A ने स्कोर किया 60 और B ने स्कोर किया 30। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है A और B के बारे में। A की माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, B को बहुत ही सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर है। ओके, B में गंभीर, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। A, दिस इज A, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है। ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर थी, कोई नहीं, वो मैंने ठीक कर दी अभी। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो A को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब सौम्य है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। B को बहुत गंभीर है और A को भी बहुत गंभीर है, तो ये आपको बताना है, या फिर दोनों को ही गंभीर है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ये बताना है ना। अगर थोड़ा सा भी हम अपने दिमाग का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि IQ लेवल इज डिफरेंट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर, मतलब इसमें पूछा है कि नॉट ट्रू की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि A को सीवियर नहीं है ना, 59 तक जो होता है वो ठीक रहता है, माइल्ड होता है, लेकिन उसके भी नीचे जा रहा है तो फिर आपको सीवियर होता है, मतलब खतरनाक है फिर आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
So guys, this was the video for today. I hope you like it, and if you like the video, then please share and subscribe the channel also. Thank you for watching the Zorawar classes.